बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसामा जायद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, जिस तरह से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तकरीबन पाकिस्तान के तमाम सियासतदान जब भी उनके सर पर वजन आने लगता है वो सारा वजन एस्टेब्लिशमेंट के सर डाल देते हैं और खुद पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं। इसी तरह का बयान जर्नलिस्ट मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने देकर एक नई बहस का आगाज कर दिया है। देखिए, उन्होंने कहा कि अप्रैल 2019 में हमें ऑफर की गई कि हम आपको हुकूमत आपके सपुर्द कर देते हैं और मार्च 2021 तक जो है उस दूसरी ऑफर भी आ गई। अप्रैल 2019 में जो ऑफर आई उसमें हमें कहा गया कि अभी आप पंजाब ले लें, दिसंबर में आपको वफाक दे दिया जाएगा। मतलब पाकिस्तान की आवाम तो भेड़ बकरियां। खैर, इस पर बात करेंगे, लेकिन इसमें कुछ अहम तरीन फैक्ट्स हैं जो समझने की चीजें हैं और आम आदमी को मैं चाहता हूं ये पता होनी चाहिए। बिल्कुल सादा अल्फाज में मैं समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं। अप्रैल 2019 में ऑफर की गई, इमरान खान का पहला साल था हुकूमत का। मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक तरफ तो हुकूमत दे दी, दूसरी तरफ उनसे एक साल के अंदर ही अनसेटिस्फाइड हो चुके थे। एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, आवाम की तरफ बाद में आऊंगा। एक साल के अंदर खान का नशा उतर गया और ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल के मैं जीटी रोड पर जा रहा था और उस वक्त के DCISI जो कि मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसम मुनीर शाह साहब, उनकी कॉल आई और मैंने एक जनरल से मुलाकात की। लेकिन ये सवाल यहाँ पर यह भी जन्म लेता है कि सारी सूरत हाल का जनरल बाजवा साहब को कैसे इल्म नहीं है। जनरल बाजवा साहब तो कहते हैं कि हमने फैसला कर लिया कि हम सियासी मामलात से दूर रहेंगे। तो सवाल यहाँ पे ये भी जन्म लेता है कि इस सारी सूरत हाल में जनरल बाजवा साहब कहाँ पर हैं, उनको इल्म क्यों नहीं है। आपके जनरल्स मीटिंग कर रहे हैं सियासतदानों के साथ। उसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मैंने ऑफर कबूल नहीं की क्योंकि नवाज शरीफ और दीगर की जानिब से मुझे अलाउ नहीं था, इस वजह से हमने ऑफर कबूल नहीं की। तो पार्टी पॉलिसी है। उसके बाद वो कहते हैं कि जेल में मार्च 2021 में जब ये नैब के किसी केस में गिरफ्तार थे गालिबन, तो जेल के अंदर इनको ऑफर की गई। पहला सवाल मैंने ये उठाया कि जनरल बाजवा ने कहते हैं कि हम सियासत से दूर रखेंगे, उनके जनरल्स ने सियासतदानों से मुलाकात की और बाजवा साहब को पता नहीं कैसे मुमकिन है। अब दूसरा सवाल इंतहाई अहम है, वो देखें कि जेल में एक मीडिया मालिक ने आकर मुझे कहा कि लो जी गल करो, कॉल आई है। तो मैंने बात की, मुझे दूसरी दफा ऑफर की गई तो मैंने ऑफर कबूल नहीं की। मीडिया मालिक कौन है? मीडिया मालिक की दो नाम है, मोहसिन नकवी और मोहसिन बेग। ख्वाजा साहब इसको रिनाई कर सकते हैं, इस पर इत्फाक भी कर सकते हैं। बहरहाल वो बात की बातें मैंने नाम ले दिए हैं और ये मुझे एक तजिया है मेरा, मैं ये समझता हूँ कि हो सकते हैं मोहसिन नकवी या मोहसिन बेग। और मोहसिन बेग से ज़्यादा मैं यहाँ पर जो समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब का नाम है। मोहसिन नकवी 99% हो सकते हैं। अभी वो निगरान वज़ीर आला पंजाब भी हैं और उन पर ख़ास अनायत की गई है और उनकी ये निगरान हुकूमत शायद मज़ीद तवालत का शिकार हो जाए। बहरहाल उन्होंने तब भी ऑफर कबूल नहीं की है। इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सियासतदान जब चाहे बयानियां भी बना लेते हैं और जब चाहे उनको इस्तेमाल भी कर लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट की बयानियों को। अब देखें, चेयरमैन PTI पहले एस्टेब्लिशमेंट के गीत गाते रहे, जनरल बाजवा को कौम का बाप बताते रहे, आर्मी के साथ मिलकर मुआहदे भी करते रहे, मुल्क सही चल रहा था, किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। जैसे ही हुकूमत से निकाला गया, वो भी वो साइफर कभी ले आते हैं, कभी क्या ले आते हैं। उसके बाद साने 9 मई भी हो गया और तारीख में पहली बार आम आदमी को हसास इदारों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब, जनरल ज़िया के साथ ताल्लुकात उनके डके छुपे नहीं हैं। अब जब उनके सर पर बारी आई है तो उन्होंने भी जनरल बाजवा को बंदूक तान ली है। जनरल बाजवा सबसे ज्यादा सियासतदानों के निशाने पर थे, या तो कमजोर आर्मी चीफ थे या फिर उनसे ये चीजें सारी मैनेज नहीं हो रही थी,
या सियासतदानों को कुछ अपनी कमजोरियां दे गए थे, कुछ तो था कि जिस वजह से तमाम तर सियासतदानों के बंदूकों का रुख जनरल बाजवा की तरफ हो गया। नवाज शरीफ या फिर जनरल बाजवा डिक्टेटरशिप की ज़हनियत के मालिक थे, या फिर वो मार्शल लॉ लाना चाह रहे थे, या फिर एक्सटेंशन की बात तो उनकी होती रही है ना। नवाज शरीफ साहब उनके खिलाफ बोल के उनको एक्सटेंशन का वोट देते हैं, इसलिए देते हैं कि उनकी हुकूमत की जगह बनाई जाए। इमरान खान उनको एक्सटेंशन, अच्छा मजे की बात है, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान खुद एतराफ कर चुके हैं। वो कहते हैं कि मैंने जनरल बाजवा को कहा कि आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बशर्त ये कि हुकूमत ना गिराएं, हुकूमत खत्म ना करें। अपने इक़्तिदार की हवस में एक्सटेंशन देने तक को तैयार हो गए, और ये डूब पड़ने का मकाम है। मैं समझता हूं ये कहां पे सियासतदान लेकर जा रहे हैं। सियासतदान जब झुकेगा एस्टेब्लिशमेंट के सामने, फिर एस्टेब्लिशमेंट मजबूत है, फिर आप क्यों जमहूरियत की बात करते हैं, एक्सेप्ट करें। ये नजरिया समझने की जरूरत है। जब इन चीजों को आप नहीं समझते, इन तमाम चीजों को नोटिफाई नहीं करते, तो फिर वो फजा जनरेट होती है जो सामने 9 में हम सामने देख चुके हैं। फिर आम आदमी उसमें पिसता है। मैं इसलिए सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करता हूं कि आम आदमी को सारी गेम के अंदर कुर्बानी का बकरा बनाकर खुद सियासतदान बिगी बिल्ली की तरह यहां से निकल जाते हैं। अब आगे आ जाएं, 2 और अहम तरीन चीजें हैं जो इसमें मैं लिंक करने तक आप तक पहुंचा रहा हूं, लिंक करके। इस सारी बहती गंगा में मौलाना फजल रहमान साहब ने भी खूब इस्तेमाल किया। अब ये जान चुके थे कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया तवील होता है, मजबूत होता है, अवाम के अंदर पॉपुलर होता है। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए 2 राहें थी। एक तरफ तो एस्टेब्लिशमेंट से वो फायदा भी ले रही हैं तमाम सियासी जमातें, दूसरी तरफ उस बयानिया को भी कैश करना था। उस बहती गंगा में मौलाना फजल रहमान साहब ने भी हाथ धोने शुरू कर दिए। मौलाना फजल रहमान ने भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी को गढ़ा। अब सारी सूरत हाल में ना तो एस्टेब्लिशमेंट का कसूर नजर आता है, ना आम आदमी का नजर आता है। नजर आते हैं ये पुराने चेहरे, ये परी चेहरा लोग, ये जो सोने के ऊपर मुलम्मा चढ़ाए होते हैं ना, सोने का पानी चढ़ा के पीतल के ऊपर, उसे वो मुलम्मा कहते हैं। इन्होंने चेहरों पर पर्दे चढ़ाए हुए हैं सोने के। अंदर से ये पीतल है, अंदर से ये तांबा है, ये अंदर से लोहा है, ये अंदर से खालिस नहीं है। अगर आज भी अंदर से खालिस होते तो ये जो सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत हाल रियासत के अंदर जनरेट हो चुकी है, ये कभी ना होती। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। अच्छा, यहां पर आए, मौलाना फजल रहमान, इमरान खान, आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, जो लोग अपने पांव पर खड़े ना हो सकें, रियासत को अपने पांव पर खड़े कर सकते हैं, जो एक साथ बैठने की जहमत ना कर सकें, वो कब तक रियासत को जोड़कर रख सकते हैं। ऐसे सियासतदान रियासतों के टुकड़े करने के लिए पैदा होते हैं, अवाम को जोड़ने के लिए, सूबों को जोड़ने के लिए कभी पैदा नहीं होते। आज भी हमारे सूबे पंजाब, केपी के, बलूचिस्तान, सिंध के अंदर अलग अलग बगावतें हैं। इसको तस्लीम करना पड़ेगा। अगर आप तस्लीम नहीं करते तो आप हकीकत से बहुत दूर हैं। बलूचिस्तान के बासियों को शिकायत है कि हमारा जो वसाइल हैं वो निकाल के ले जाते हैं, हमें उसके बदले कोई भी इस तरह की मराहत नहीं दी गई है जो पंजाबियों को हासिल है। सिंधी कहते हैं कि पंजाबी सबसे ज्यादा तरक्की कर गए। मसला ये है कि सियासतदानों ने सिर्फ अपने अपने घरों को सजाया है। जो गुजरात से ताल्लुक रखता था उसने गुजरात को पेरिस बना दिया, जो लाहौर से ताल्लुक रखते थे उन्होंने लाहौर को पेरिस बना दिया, जो इसी तरह से सिंध के लाड़काना से ताल्लुक रखते थे लाड़काना को उन्होंने पेरिस बनाने की कोशिश की। जब सियासतदान अपनी जातियात से निकलकर तमाम पाकिस्तानियों को नहीं सोचेंगे और ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ये सिर्फ और सिर्फ अगर सच्चे हैं, खरे हैं, मुखलिस हैं तो अपनी सीट के साथ हैं, अपनी रियासत के साथ कभी नहीं हो सकते। इस बयानिए को समझ लें। इलेक्शन आने से पहले पहले माजी को, तारीख को पढ़ें, अपने पिछले जो दौर हैं, पिछले वोटों का जो आपका इस्तेहसाल आपके साथ किया गया उसको समझें। जब आप माजी के
جھروکوں میں خود کو دیکھیں گے, جھانکیں گے ماضی کی یادوں کے اندر, تو آپ کے سامنے سچ کھڑا ہوگا اور سچ کو تسلیم کرتے ہوئے آپ آنے والے ووٹ کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو, اللہ نگہبان.